नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेस अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। दंड प्रक्रिया संहिता के एक और नई समस्या जो कि आपकी परीक्षा में आता है, बड़ी इम्पॉर्टेंट समस्या के रूप में मैं आज फिर उपस्थित हूँ। हमें जैसे मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के प्रश्न ला रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए कि जैसे बहुत से दृष्टांत हैं, बहुत सी बातें हैं, सीधा ओपन है, आप जानते हैं, अच्छी बात। इन तरह तरह की समस्याएं आती हैं, अचानक कहीं से भी आ जाता है। तो इन प्रश्नों को भी, जिनका सीधे तौर पर उत्तर न मिले, उन प्रश्नों के बारे में भी हमारी आपकी चर्चा लगातार चल रही है। अब आज की समस्या क्या है, इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। समस्या का प्रावधान है लेकिन सॉल्यूशन का प्रावधान नहीं है। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा, क्या सोचा जाना चाहिए, उस समय हमारा कैसा निर्णय होना चाहिए, क्या उत्तर होना चाहिए, इस बात पर, इस प्रश्न के बहाने हम विचार कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जैसे सभी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो भी पसंद आएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये कोई नया जुड़ा हुआ हो तो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता से कि ए के विरुद्ध धारा 302 आईपीसी के अधीन अपराध सभी युक्त संदेहों से परे साबित कर दिया जाता है। तो आप जानते हैं अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो कभी भी अपराध को, सबूत का भार आपने पढ़ रखा है, बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ रखा है एविडेंस एक्ट में, युक्त संदेह से परे साबित करने का उसी पर होता है। ये तो मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक समझ बनी रहे। सत्र न्यायाधीश अभियुक्त ए को बिना दंडादेश के प्रश्न पर सुने जाए आजीवन कारावास की सजा दे देता है। यानी कि आजीवन कारावास की सजा हुई है बिना दंडादेश के प्रश्न पर सुने हुए। ये बात इन्होंने प्रश्न में कही। अब इन्होंने प्रश्न क्या पूछा, दृष्टांत दे दिया, क्या निर्णय अपील में बना रहेगा। यानी कि निर्णय कोई दोषपूर्ण निर्णय तो नहीं है। कहने का इनका मतलब है, प्रश्न का मतलब है, क्या इनका निर्णय कोई दोषपूर्ण निर्णय तो नहीं है, बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। ठीक, क्या अपील होगी तो जो सामान्य प्रावधान अपील के दिए हुए हैं उसके तहत होगी, या इस बात को ही चैलेंज कर दिया जाए कि कुछ ऐसी फॉल्ट न्यायालय द्वारा की गई है कि इनका निर्णय, जजमेंट, ऑर्डर, उसी को कैंसिल कर दिया जाए। ये इनके पूछने का मतलब है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। संबंधित प्रावधान भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस प्रश्न पर विचार करें, ठीक है, तो इसमें कुछ हिंट भी हैं। जैसे आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के दंड से संबंधित कोई अपराध है, ठीक है, उससे संबंधित ये प्रोसीजर है। और ये हिंट भी दिया है कि सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को दंडित कर रहा है क्योंकि सेशन ट्रायल के अंतर्गत आता है। यानी कि एक हिंट मिल जाने से आपको ये पता चल गया कि ये सेशन ट्रायल की बात हो रही है। ठीक है, ये सेशन ट्रायल की बात हो रही है। तो आपके सीआरपीसी में आप देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स दिए हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल, सेशन ट्रायल, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मजिस्ट्रेट ट्रायल, परिवाद पर आधारित मजिस्ट्रेट ट्रायल, ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है सब कुछ। तो अगर आप सही जगह सही चैप्टर चुन रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न का उत्तर भी आसान हो जाएगा। मान लीजिए यहीं गलती हो गई तो सब तो बेकार हो जाएगा। तो आपने समझ गए कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण जो कि 225 से 237 तक दिया हुआ है, उसी के अंतर्गत उन्हीं धाराओं में से किसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है क्योंकि सेशन न्यायालय इसे दंडादेश दे रहा है। ठीक है, अब इसके लिए प्रोसीजर क्या अपनाया जाएगा, और उत्तर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो उत्तर पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, दो तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रश्न की चर्चा करते हुए या जो प्रश्न पूछा है, क्योंकि दृष्टांतों में कई बार ऐसा उत्तर लिखना पड़ता है कि निर्णय जो भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ प्रश्न है कि क्या निर्णय अपील में बना रहेगा, यानी कि निर्णय बना रहेगा, दंडादेश या ट्रायल को चैलेंज किया जाना या जजमेंट आर्डर को चैलेंज किया जाना। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जजमेंट आर्डर तो नहीं चैलेंज होगा। तो अब बात आई, उत्तर हमारा है कि निर्णय जो जजमेंट है अपील में बना रहेगा, अर्थात ये जो निर्णय दिया गया है दूषित नहीं है। ठीक है, अब ये जो धारा 460-61 लिखी हुई है, कौन सी कार्रवाइयां दूषित होंगी, कौन सी कार्रवाइयां दूषित, वहां भी इसका उत्तर नहीं है। ये तो हमने अपनी समझ के लिए कि ताकि आपको याद रहे कि निर्णय के दोषपूर्ण तो नहीं है, इस बात को पूछा। तो आपने कहा नहीं, निर्णय दोषपूर्ण नहीं है, अपील में बना रहेगा। अब हमें जस्टिफाई करना है, ये पूछना क्या चाह रहा है। तो पूछना जो चाह रहा है, तो जो उपरोक्त समस्या दी गई है, ये धारा, उपरोक्त जो समस्या दी गई है यहाँ पर धारा, ठीक है,
यही चुनना सबसे बड़ी बात है। किस जगह पर? धारा 235 का सेकंड क्लाज, धारा 235 सेकंड क्लाज 235 कहती है सेशन न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त या दोष सिद्ध का निर्णय। तो फर्स्ट क्लास में दिया हुआ है निर्णय देने की बात, और शर्त दी हुई है सेकंड क्लाज में। उसी शर्त का उल्लंघन यहाँ हुआ है, वह बात यहाँ पर। तो आपको सेकंड क्लाज लिखना पड़ेगा कि यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है, तो दोष सिद्ध हो गया क्योंकि साबित कर दिया गया युक्त युक्त संदेह से परे। तो दोष सिद्ध किए जाने पर न्यायाधीश उस दशा के सिवा जिसमें वह धारा 360 यानी भर्त्सना आदि करके छोड़ने वाली धारा, उसको छोड़ दीजिए। अगर उसमें कहीं कन्विक्शन है तो उसको जाने दीजिए। उसके आगे की बात को समझिए। दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंड देगा। इसमें बताया गया कि दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा। अब यहां तो कह रहा दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा, और यहां जो दंडादेश दिया गया है बिना सुने ही दिया गया है। और हमारा उत्तर है कि अपील में बना रहेगा, यानी कि निर्णय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मामला अटक गया कि धारा कोई और बात कह रही है, हमने उत्तर कुछ और लिखा है। तो ऐसा प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी गया, वहाँ पर भी विचारण हुआ कि विधि का प्रश्न है कि अगर किसी न्यायाधीश ने, सत्र न्यायालय ने दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को नहीं सुना तो क्या होगा। ठीक है, वैसे ही जजमेंट दे दिया। तो हमारा उत्तर है, क्या है? कमलाकर नंदराम वर्सेज महाराष्ट्र राज्य। कमलाकर नंदराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 2004 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला आया था कि अभियुक्त को जब दंड दिया गया, अवसर दिया गया, ठीक है, लेकिन दंड के प्रश्न पर सुने बिना, ठीक है, दोष सिद्धि के पहले जो बहस है, बहस कराई गई, ठीक है, आर्गूमेंट हुआ, विधि के प्रश्न पर सुना गया, लेकिन दंड के मामले में नहीं सुना गया और उसे सजा दे दी गई। अब बात आई, ठीक है, अब बात आई कि कई बार इंटरप्रेटेट करने का अधिकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को है। तो उन्होंने इंटरप्रेटेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि अभियुक्त को जो सहूलियतें दी गई हैं या अन्य को जो सहूलियतें दी गई हैं, वो सहूलियत हैं, उनके नियमों की व्याख्या उसी हिसाब से होती है। तो अगर सीआरपीसी के सबसे बड़े उद्देश्य को देखा जाए, यानी एक लाइन अगर आप सबमिट करते हैं इस केस लॉ के अनुसार कि अनावश्यक विलंब से बचना, एक ये उद्देश्य है। दूसरा है न्याय की हानि रोकना, ये दूसरा उद्देश्य है। ठीक, तो अगर निर्णय अपास्त कर दिया जाता है कि नहीं, इन्होंने दंड के प्रश्न पर नहीं सुना है, तो विलंब होगा। ठीक है, अब बात आई क्या न्याय की हानि हो रही है, इस बात को भी एक्सप्लेन किया गया। ठीक, किस केस में? नरपाल सिंह वर्सेज हरियाणा राज्य 1977। एक और केस ला है नरपाल सिंह वर्सेज हरियाणा, ठीक है, 1977 का केस है। इसमें भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। अब आप ध्यान से समझिएगा क्या लिखना है। सुना तो नहीं है, लेकिन अन्याय भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा दी गई है। तो आप जानते हैं धारा 302 में न्यूनतम कारावास आजीवन कारावास है, यानी कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडित किया जाना चाहिए। अब अगर दंड के प्रश्न पर सुना जाता है तो उसका यही होता है कि अगर कहीं पर लिखा हो किसी धारा में कि इतने वर्षों तक की सजा दी जा सकती है, तो उससे कम कुछ भी दी जा सकती है, सुना जाना अनिवार्य है। लेकिन इस दृष्टांत में आजीवन कारावास की सजा दी गई है, यानी कि धारा 302 के आईपीसी 302 के अंतर्गत जो न्यूनतम सजा है वो दिया गया है। तो अभियुक्त को यदि दंड के प्रश्न पर नहीं सुना गया है तो किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी
सत्र न्यायालय ने उसे न्यूनतम सजा दी है। इसलिए उपरोक्त मामले में निर्णय अपील में बना रहेगा, निर्णय अपास्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर से बात को समझिए, बहुत टेक्निकल इशू है। ठीक, धारा 235 के सेकंड क्लास में बताया गया है सत्र विचारण में कि सत्र न्यायालय जब दोषिद्ध कोई हो चुका है तो वो आफ्टर आर्गुमेंट और क्वेश्चन ऑफ लॉ पर सुनने के पश्चात जब दोषिद्ध हो गया है तो दंड देते समय अभियुक्त को सुनेगा। ठीक, लेकिन इस मामले में अभियुक्त को सुना नहीं गया। फिर भी अभियुक्त जब दंड के मामले में बहस करता है तो न्यूनतम सजा देने की डिमांड करता है, और ऑलरेडी इस मामले में न्यूनतम धारा 302 में सजा उसे दोषसिद्ध किया गया है, न्यूनतम सजा दी गई है। इसलिए किसी भी प्रकार की न्याय की हानि नहीं हुई है, और यदि निर्णय को अपास्त कर दिया जाता है तो अनावश्यक विलंब होगा। इसलिए न सुना जाना कोई ऐसा दोषपूर्ण निर्णय नहीं है कि उसे अपास्त किया जाए, इसलिए निर्णय आपका अपील में बना रहेगा। यह बात आपको इस तरह स्पष्ट तौर पर लिखना है। ठीक है, यानी कि जो नियम सुविधा के नियम बनाए गए हैं विधि में, तो सुविधा ये है कि न्यूनतम सजा दी जाए, दंड के मामले में भी सुना जाए कि क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं, अभियुक्त की क्या सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जब ऑलरेडी न्यूनतम सजा दे रहा है न्यायालय, तो फिर दंड के मामले में यदि अभियुक्त को सुना नहीं गया है तो न्याय की हानि नहीं होगी, किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं होगा। इसलिए इस मामले में निर्णय अपील में बना रहेगा। फिर आप ट्रायल को चैलेंज करिए कि हाँ हम दोषी हैं या नहीं हैं इस बात पर, क्योंकि अपील जो होती है वो दोषसिद्ध के विरुद्ध होती है, दंड के विरुद्ध नहीं होती है। ठीक है, दंड के विरुद्ध तो स्टेट करता है कि अगर उसे कम सजा दी गई है तो ज़्यादा सजा दी जाए, अभियुक्त जो अपील करता है वो दोषसिद्धि के विरुद्ध करता है। यहाँ पर अगर ये कार्यवाही दूषित है तो यहाँ पर दंड के विरुद्ध होता है, लेकिन अभियुक्त कार्यवाही दूषित नहीं माना गया न्यायालय द्वारा, इसलिए अभियुक्त की कोई सुनवाई दंड के मामले में नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी इसे न्यूनतम कारावास की सजा दी गई है। ठीक है, यही आपको लिखना है। इन दो केसों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीआरपीसी का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य से भटका नहीं गया। आप तमाम प्रोविजन पढ़ेंगे सीआरपीसी के तो आप देखेंगे कि न्याय की हानि को अगर ना हो रही हो तो तमाम आदेशों को दूषित नहीं माना जाता है। ऐसे बहुत से प्रोविजंस आपने पढ़ रखे होंगे। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि ऑलरेडी जो दृष्टांत दिया है उसमें न्यूनतम सजा है, दंड के मामले में अगर अभियुक्त को नहीं सुना गया है तो निर्णय दूषित नहीं होगा, इसलिए निर्णय अपील में बना रहेगा। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी, उत्तर भी आप लिखने में इजी फील करेंगे और एक प्रावधान भी बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा 235 का सेकंड क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से समस्या प्रधान आपको प्रश्न मिलते रहेंगे और अगले कुछ दिनों में आपके बिहार के माइनर एक्ट आपको लगातार YouTube के माध्यम से मिलते रहेंगे। मेंस के क्या प्रश्न बनते हैं, क्या उत्तर उनका देना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।